So today lecture is on refraction of light, and in today lecture we will take some numericals. So today we will not discuss any theoretical part of the refraction of light. Already in our previous two videos, we discussed a lot of theory regarding refraction of light. So to make our theory more consistent, more interesting, and more reliable, so let us do some numericals. So I have some numericals. So let me take my first numerical. So we are given a glass slab. So this is my glass slab. And basically this is glass slab, and having refractive index, let me take as mu glass. And here it is air everywhere. Okay. So it is surrounded by air, and the refractive index of the air, let me take the refractive index of the air, it is mu air. This is my glass slab, and I know that this is the normal at any point. So now my ray of light, it is coming from this direction, and it is moving along the normal. So this is my incident light moving along the normal. So definitely there will be some angle of incidence I, some angle of incidence तो होगा ही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे आई कितना होगा। और इसमें कहीं ना कहीं जैसे ये एयर से ग्लास स्लैब में एंटर करेगी, तो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन भी होगा, अब रिफ्रैक्शन जब होगा तो कोई ना कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा, सो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमें फाइंड करना है। एंड देन थर्ड, ये लाइट रे इस ग्लास स्लैब को पास करके, बिकॉज द ग्लास स्लैब इज ट्रांसपेरेंट, सो इट विल कम आउट, इसको बाहर भी आना है ना, इट विल कम आउट, सो इट विल एमर्ज। सो एंगल ऑफ एमर्जेंस भी हम निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस। सो ये तीन एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ emergence. So what will happen? The situation is that the ray of light, it is traveling along the normal. So what angle it is making with the normal? Anyone can tell me कि अभी ये इंसिडेंट लाइट का नॉर्मल के साथ कितना एंगल है? सिमरन, can you tell me what is the angle of incident light with the normal in this situation when it is moving along the normal? What is the angle of incidence? Simran, tell me fastly. Yes, sir. What is the angle of incidence in this case? This is our normal. This black dotted line, this shows the normal, and this red line, it shows the light. So light is moving on the normal. So what is the angle? Of incidence? Angle of incidence means the angle between the incident light and the normal. So you can see the angle of incidence in this case I is equal to 0 because the light ray is moving over the normal. तो ये हमारा normal है, अगर ये normal है और इसी के ऊपर light ray है, so angle तो 0 होगा ना, angle of incidence 0 होगा। और हमें पता है if angle of incidence 0 होगा तो angle of refraction को तो पक्का फिर 0 ही होना है, angle of refraction को भी 0 होना है ना, क्योंकि जैसे ही अब यहाँ पे जैसे ही लाइट इस मीडियम में एंटर करेगी, तो यहाँ पे उसको बेंड होना चाहिए था। अब देखो दो सिचुएशन है, अगर रेयर टू डेंसर मीडिया एंटर करेगी सो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेयर मीडिया एंटर करेगी सो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट जब वो रेयर टू डेंसर मीडिया एंटर करेगी और वो नॉर्मल के अलोंग ट्रेवल करेगी, सो बेंडिंग तो होगी नहीं, सो नो बेंडिंग, ये एज इट इज सेकंड मीडियम में।
जैसे इस पॉइंट से एज इट इज ऑन द सेम लाइन, बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर वो सेकंड मीडियम में ट्रेवल करेगी, वो ग्लास स्लैब में ट्रेवल करेगी, बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं होगी, बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं होगी। बेंडिंग तब होती है जब कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अगर कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस ही नहीं है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, मतलब बेंडिंग ही नहीं होगी। सो नो एंगल ऑफ इंसिडेंस नो बेंडिंग, याद रखना है, नो एंगल ऑफ इंसिडेंस नो बेंडिंग, आई इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो। सो अब देखो एंगल ऑफ एमर्जेंस, उसके बाद ये बाहर निकलेगी, इट विल एमर्ज आउट फ्रॉम द ग्लास स्लैब एंड इट विल गो बैक टू द एयर। सो यहाँ पे एंगल ऑफ एमर्जेंस भी कितना होना है, इस केस के अंदर एंगल ऑफ एमर्जेंस भी जीरो होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ही नॉर्मल के अलोंग ट्रेवल करे, चाहे तो वो रेयर मीडिया से डेंसर मीडिया में करे। अब मैंने क्या काम कर दिया, यहाँ पे एक प्लेन मिरर को रख दिया, यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर को रखा। सो प्लेन मिरर को रखेंगे क्या होगा, अब यहाँ पे प्लेन मिरर के साथ उसने 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया, प्लेन मिरर के ऊपर 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया, हमें पता है कि 90 डिग्री पे जब स्ट्राइक करेगा इट विल गो बैक बाय द सेम पाथ, तो इसी रास्ते से दोबारा वो ग्लास में एंटर करेगा, इसी रास्ते से दोबारा वो बाहर जाएगा। सो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को फॉलो करते हुए वो वापिस जिस पॉइंट ए से चल के आया था वो वापिस उसी पॉइंट बी की तरफ चला जाएगा, जिस सोर्स से आया था ये उसी सोर्स की तरफ वापिस चली जाएगी। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा और एंगल ऑफ एमर्जेंस भी जीरो होगा। सो यहाँ पे हमें ये तीनों एंगल निकालने थे और हम तीनों एंगल निकाल चुके हैं। So let us take a new question, another question. So एक क्वेश्चन हमने किया था लेटरल शिफ्ट के बारे में, ग्लास स्लैब एक पर्टिकुलर थिकनेस की ग्लास स्लैब को हमने चूज किया और उस ग्लास स्लैब में हमने ओब्लिकली एक लाइट को इंसिडेंट किया और जब लाइट ओब्लिकली इंसिडेंस हुई सो हमारे पास ओब्लिक इंसिडेंस के कारण लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ। So let me make the diagram first. So this is numerical on lateral displacement. Lateral displacement. So lateral displacement में हमने एक particular thickness की glass slab को choose किया. So this is my glass slab having some thickness. और इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है, वो थिकनेस है टी। सो टी इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। इसका डेरिवेशन मैं नहीं करूंगा क्योंकि डेरिवेशन ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूं इसका डेल्टा एक्स के लिए। सो लेट मी ड्रा ए नॉर्मल एट दिस पॉइंट, ये नॉर्मल हो गया मेरा और दिस इज माय इंसिडेंट लाइट and incident at this point, making an angle of incidence I is equal to, in this case it is 30 degree. This is my incident light making an angle 30 degree with the normal, and this is my glass slab, and because it is moving from air to glass so it will bend toward the normal, सो एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए था, एक्चुअल पाथ तो कुछ ऐसा होना चाहिए था, ये इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था। अगर रास्ते में ग्लास स्लैब नहीं होती तो इसका एक्चुअल पाथ ये होता। तो दिस इज द एक्चुअल पाथ, बट यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन हो रही है। तो अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें गिवन है ये एंगल 19.5 डिग्री। सो मैं इसको 19.5 की जगह मैं इसको 30 डिग्री ले लेता हूँ, 19.5 से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेट मी टेक दिस एज दी 30 डिग्री। सो दिस इज 30 डिग्री, बट आई कैन नॉट टेक इट 30 डिग्री, इसको कुछ कम ही लेके चलेंगे। सो लेट मी टेक इट एट 19.5 ही लेके चलता हूँ मैं 19, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे कम हो जाएगा, है ना। तो ये केस वो है कि रेयर टू डेंसर होगा, एंगल आई दैट विल बी ग्रेटर देन एंगल आर, तो ये तो होना है। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे को एंगल चूज करना है। सो आर को तो मेरे को छोटा चूज करना ही पड़ेगा। अगर ये 30 डिग्री है सो इसको मेरे को या फिर ऐसा करते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री, इसको मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री और इसको मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री। अब मेरे लिए इजी हो जाएगा इसको करना।
क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता करना इजी है। 19.5 के लिए वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पे इसको हमने लिया 30 डिग्री, 30 डिग्री, आर हमारे पास आ गया 30 डिग्री, ये गिवन है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये अब यहां से बाहर निकलेगी, यहाँ पे भी एक नॉर्मल अगर हम ड्रा करें, सो इट विल कम आउट एंड इट विल गो पैरेलल टू द एक्चुअल लाइन। एक्चुअल लाइन के इसको पैरेलल चलना है, एक्चुअल लाइन के इसको पैरेलल चलना है, तो ये एक्चुअल लाइन के पैरेलल चलेंगे। सो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। इसको हमने लिखा था डेल्टा एक्स, और इस डेल्टा एक्स के लिए हमारे पास फार्मूला है, दिस डेल्टा एक्स is equal to thickness of the glass slab divided by cos r, cos of angle of refraction into sin I minus r. Now the thickness of the glass slab, suppose it is given 2 centimeter, 2 centimeter, because delta x वो सेंटीमीटर में आएगा हमारे पास। सो अब वैल्यू प्लेस करते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी की जगह लिखा 2 सेंटीमीटर एंड साइन आई माइनस आर, आई कितना है 60 और आर कितना है 30, डिवाइडेड बाय कोस आर, कोस 30। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, बस सिर्फ हमें यहाँ पे नॉलेज चाहिए एंगल के बारे में। अगर एंगल के बारे में हमें पता है तब तो इस क्वेश्चन को करना कोई भी इशू नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर आ गया, ये 2 सेंटीमीटर का तो 2 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। साइन 60 माइनस 30, साइन 30 हो गया, ये साइन 30 हो गया, और नीचे हमारे पास है कोस 30, कोस 30। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई साइन 30 डिवाइड बाय कोस 30, इट इज tan 30। सो डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया 2 इंटू tan 30। अब हमें tan 30 की वैल्यू निकालनी है। सो tan 30 की वैल्यू निकालने का दूसरा तरीका भी है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और एनीथिंग। सो हम इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। हमें पता है साइन 0 0, अगर साइन के लिए निकालें साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2 एंड साइन 90, ये हो गया 1। अब कोस के लिए लिखेंगे तो कोस के लिए उल्टा चलते हैं हम, 0 के लिए लिखेंगे 1 और 30 के लिए लिखेंगे √3/2। सो हमें यही चाहिए था, कोस 30 डिग्री हो गया √3/2 एंड साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। तो बस अब इजी है। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, सो निकाल लेते हैं, साइन 30 हो गया 1/2 और कोस 30 हो गया √3/2। तो इसको सोल्व करेंगे 1/2 इंटू 2/√3। सो 2 से 2 कैंसल, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2/√3। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2/√3, 1.732। बस अब इसको डिवाइड करना है। सो ये मैं कैलकुलेटर से 1 मिनट में आपको करके बता रहा हूँ। सो 2 डिवाइडेड बाय 1.732, so that becomes equal to 1.15 centimeter. It is equal to 1.15 सेंटीमीटर। सो हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर दिया, और वो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ये 1.15 सेंटीमीटर। सो एक्चुअल पाथ और ये जो एक्सपेक्टेड पाथ था, सॉरी यहाँ पे हमने इसको, ये एक्चुअल पाथ नहीं लिखेंगे इसको, ये है एक्सपेक्टेड पाथ। एक्सपेक्टेड, एक्चुअल तो नीचे वाला है ना, एक्सपेक्टेड ये हो गया और एक्चुअल ये हो गया। सो हमारे पास डेल्टा एक्स जो लेटरल शिफ्ट है, इट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, दीज 2 लाइंस आर पैरेलल। सो एक्सपेक्टेड पाथ एंड एक्चुअल पाथ के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड दी लेटरल शिफ्ट, और हमने इसको कैलकुलेट किया, दैट कम्स आउट इक्वल टू 1.15 सेंटीमीटर। सो डायरेक्टली हमने ये डिराइव किया था फार्मूला, डेल्टा एक्स लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू टी अपॉन कोस आर साइन आई माइनस आर। सो टी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब थी, हमने मान लिया कि वो 2 सेंटीमीटर थिक है,
सो उसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर रखी हमने। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r था, सो i माइनस r करके हमने उसको sin 30 किया, ये cos 30 है, सो ये tan 30 बन गया। मैंने इसको डायरेक्टली यहीं से सोल्व किया, यहीं से sin 30 की वैल्यू मैंने प्लेस की, यू कैन गेट इट फ्रॉम दी टेबल इन योर मैथमेटिक्स बुक। सो sin 30 को हमने रखा 1/2 रखा हमने, और cos 30 को हमने रखा √3/2। सो इसको हमने सोल्व किया, वी गेट 1/√3 एंड सो ये हमारे पास आ गया 1/√3, और √3 को हम लिख सकते हैं, ओके कोई मिस्टेक तो नहीं, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। सो 2/1.732, सो इसको हमने सोल्व करने के बाद √3 की वैल्यू है 1.732, और उसके बाद 2 से इसको डिवाइड करने के बाद 1.15। ओके, सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये सभी को क्लियर है? आदित्य, ईशांत, सिमरन, वंश, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। यस सर। ओके ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, वी हैव 2 रेज ऑफ लाइट, 2 रेज ऑफ लाइट है हमारे पास, और कुछ डायग्राम ऐसा है कि हमारे पास ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है, तो इस इंटरफेस से नीचे तो एक ग्लास है, ये ग्लास है, ये पूरा मीडियम ग्लास है, और इस इंटरफेस से ऊपर ये पूरा एयर है, इससे ऊपर पूरा एयर है। सो इस इंटरफेस पे अब हमने 2 लाइट रेज को इंसिडेंट किया। दिस इज द फर्स्ट लाइट रे, इसको इंसिडेंट किया हमने, और ये इंसिडेंट हुई एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने P। सो ये P पे इंसिडेंट हुई, एंड दिस इज रेड, दिस इज रेड, ऑलरेडी लाइन मैंने रेड ही ड्रॉ की, सो ये रेड लाइट है। और सेकंड एक वायलेट लाइट मैं इसमें ड्रा करूंगा, सो वायलेट, चलो वायलेट के लिए मैंने ये कलर चूज किया, ये मेरे पास हो गया वायलेट, ये मेरा वायलेट लाइट हो गई, एंड वायलेट incident at the another point Q, another point Q. So we know that दोनों को बैंड होना है, दोनों को बैंड होना है, और बैंड होने के बाद इनके कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, दोनों का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। सो देखते हैं हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना क्या क्या है। सो फाइंड, सो निकालना क्या क्या है, लेट मी चूज अनदर कलर फॉर दिस। सो निकालना क्या है हमें, फाइंड। सो पहली चीज पूछी गई है नंबर 1, हाउ डू द स्पीड ऑफ द रेज डिफर इन ग्लास, how do the speed of the rays differ in glass, ग्लास में दोनों की स्पीड में क्या फर्क होगा, डिफर इन ग्लास, जैसे वो ग्लास में एंटर करेंगी तो दोनों की स्पीड में क्या फर्क होगा, किसी की स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी, या दोनों की स्पीड सेम रहेगी रिफ्रैक्शन होने के बाद। पहली चीज तो ये कैलकुलेट करनी है। दूसरी चीज इसके अंदर कैलकुलेट करनी है, आर द 2 रिफ्लेक्टेड रेज इन ग्लास पैरेलल, आर 2 रिफ्लेक्टेड रेज in glass पैरेलल, क्या वो ग्लास में पैरेलल होंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड हमें इसमें कैलकुलेट करना है, हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिफर फॉर 2 रेज। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, वो रेड के लिए क्या होगा, मीन्स वो रेड के लिए म्यू आर होगा,
और वायलेट के लिए म्यू वी होगा। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू आर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू वी, ग्लास के अंदर दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो चलते हैं अब। तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन को शो करेंगे। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो होगी, देखो अब ये होगा क्या, यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रा करते हैं, एक अगर नॉर्मल ड्रा करते हैं, सो रेड को रिफ्रैक्ट होना है, रेड को रिफ्रैक्ट होना है, डेफिनेटली रिफ्रैक्शन तो होगा ही। ऐसे ही अगर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, सो वायलेट को भी रिफ्रैक्ट होना है। अब मामला ये है कि रिफ्रैक्शन किसका, सॉरी, अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है, सबसे पहले पोर्शन में, हाउ द स्पीड ऑफ द टू रेज डिफर इन ग्लास। अब मान लिया इसकी जो स्पीड होगी वो होगी वी आर, रेड की स्पीड को वी आर लिखा हमने और वायलेट की स्पीड को हमने वी वी लिखा। सो फार्मूला क्या है, फार्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। सो बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस चीज को, वेवलेंथ के बारे में देखो, फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी एयर में होती है उतनी ही फ्रीक्वेंसी मीडियम में होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी वायलेट की या रेड की, जितनी फ्रीक्वेंसी एयर में थी उतनी ही फ्रीक्वेंसी रेड की और वायलेट की ग्लास में रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। बट चेंज किस में होगा, वेवलेंथ में चेंज होगा, वेवलेंथ में चेंज होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को तो छोड़ दो, तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी डिपेंड करती है, इसको लिखेंगे वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम मान लेते हैं अब कि वो लैम्डा के है। अब लैम्डा हमारे पास दो हैं, एक लैम्डा है वायलेट के लिए और एक लैम्डा है रेड के लिए, दो। और हमें पता है कि वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट, रेड की वेवलेंथ वायलेट की वेवलेंथ से ज्यादा होती है। सो अब लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। सो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेड विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वायलेट, बिकॉज रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, तो वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि वेवलेंथ और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो पहले को हमने सोल्व कर दिया कि जैसे ही रेड ग्लास में एंटर करेगा वायलेट ग्लास में एंटर करेगा, सो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग स्पीड होगी, दोनों की अपनी अलग अलग स्पीड होगी, रेड की स्पीड वी आर होगी, वायलेट की स्पीड वी वी होगी। और हमने इस रिलेशन से कि वेवलेंथ ऑफ रेड कितनी होती है, 750 नैनोमीटर, और वेवलेंथ ऑफ वायलेट कितनी होती है, 350 नैनोमीटर। ओके, सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर, बिकॉज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो वायलेट के लिए लिख सकते हैं 350 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सो यहाँ हमने वेवलेंथ ऑफ रेड और वेवलेंथ ऑफ वायलेट को कंपेयर करके इजीली हमने पता लगा लिया कि वेलोसिटी ऑफ रेड विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वायलेट। अब दोनों की दोनों रेज इस ग्लास के अंदर अलग अलग स्पीड से जा रही हैं, अलग अलग स्पीड से जा रही हैं, तो डेफिनेटली बेंडिंग भी अलग अलग होगी। सो लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन, आर द टू रिफ्लेक्टेड रेज इन ग्लास आर पैरेलल। पैरेलल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि रेड की स्पीड ज्यादा है वायलेट की स्पीड कम है। सो अब देखते हैं जो बेंडिंग है, जो रिफ्रैक्शन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स that is equal to speed of light in air divided by speed of light in medium, speed of light in medium। अब देखो जिसकी स्पीड ऑफ लाइट दो है, एक है वेलोसिटी ऑफ रेड, एक है वेलोसिटी ऑफ वायलेट, वेलोसिटी ऑफ वायलेट। तो यहाँ पे देखो, सो हम एक रिलेशन रख सकते हैं, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/VR एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/VV। सो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी बेंडिंग भी कम होगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, रेड कलर की वेलोसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब क्या हुआ, ग्लास उसको कम बेंड करेगा और ग्लास उसको, सो इसका मतलब क्या हुआ, रेड की जो बेंडिंग है, बेंडिंग ऑफ रेड वो कम होगी, बेंडिंग ऑफ रेड। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड को हमने लिख दिया आर, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वायलेट ज्यादा होगा, उसको हमने लिख दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द वायलेट। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द वायलेट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द रेड। सो फ्रॉम दिस आई कैन कंक्लूड कि जब रिफ्रैक्शन अलग अलग है, बेंडिंग अलग अलग है, सो हाउ दे विल बी पैरेलल, दे विल नॉट बी पैरेलल, दे विल नॉट बी पैरेलल। सो ये पैरेलल नहीं होंगी, रिफ्रैक्शन अलग अलग एंगल पे है। ये वायलेट का रिफ्रैक्शन है, ये रेड का रिफ्रैक्शन है। वायलेट का जो रिफ्रैक्शन है ज्यादा होगा, वायलेट की बेंडिंग ज्यादा होगी। ओके, सो वी कैन नॉट से दे आर दो एंड दीज आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं होंगी, नॉट पैरेलल। Now come to the third portion. Now, so third portion is how does the refractive index of glass differ from the two? Easy, बिल्कुल बिल्कुल मैंने already बता दिया। Refractive index of the glass is different for red and it is different for violet. So now refractive index of the red, refractive index for red is less than for violet. So हमने यही निकाला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए ज्यादा होगा, इसलिए वायलेट का बेंडिंग ज्यादा होगा। सो ये हमने ये पोर्शन भी हमने कर दिया। ओके, सभी को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डिफरेंट टिपिकल टाइप का क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन इज सो इंपॉर्टेंट। सभी को समझ में आ रहा है? आदित्य, ईशान, सिमरन, वंश, किसी को कोई डाउट तो अभी पूछ सकते हो। नो सर। ओके, सो आई थिंक लेट मी चेक द टाइम. So I have the time to do the one more question. I can take one more question. So let me take one more question. Now I will take the simple question, not a typical one. So I have enough space. So let me take the another one. So हमारे पास केस है, we have ये एक इंटरफेस हमने चूज किया, और ये इंटरफेस हो गया एयर लिक्विड इंटरफेस। दिस इज एयर एंड दिस इज लिक्विड, एयर लिक्विड इंटरफेस। So interface which separate the air from liquid. So let me draw a normal at this point, normal at this point, and let me take this point as P. This is the point P. Now I take one ray which is incident obliquely and coming from this direction, making an angle 30 degree, making an angle 30 degree with the interface, not with the normal. So with the normal we can calculate, this is with the normal, ये given नहीं है. So this total angle is 45, so this is 60 degree. So angle of incidence, this is 60 degree. हमें given था ये angle. So this is called grazing angle. This is called, जो surface के साथ होता है उस angle का नाम होता है, उसको angle of incidence नहीं बोलते थे, उसको बोलते हैं grazing angle. G-R-A-Z-I-N-G, grazing angle. क्योंकि वो सरफेस के साथ है, वो इंटरफेस के साथ है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे ग्रेजिंग एंगल गिवन था, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने खुद ब खुद कैलकुलेट किया. सो दैट इज 60 डिग्री. ओके, और हमें ये भी गिवन है कि यहाँ पे अब रिफ्रैक्शन होगी, और रिफ्रैक्शन होने के बाद नाउ इट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू लिक्विड, मींस रेयर टू डेंसर मीडिया. सो एक्चुअल पाथ उसका कुछ ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअल पाथ की तरफ वो नहीं जाएगा. नाउ इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. जब बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा तो पाथ कैसा हो जाएगा, अब वो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. नाउ इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो ये मेरा नॉर्मल है, इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जो एंगल है वो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब वो हो गया मेरे पास, वो भी नहीं गिवन है. मेरे पास नॉर्मल के साथ एंगल गिवन नहीं है, मेरे पास तो ये एंगल गिवन है, और ये एंगल है 45 डिग्री. 45 डिग्री, तो ये 45 है, तो ये तो इजीली निकाल सकते हैं कि पूरा तो अब ये पूरा एंगल यहाँ से 90 डिग्री होगा, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा. बट थोड़ा अजीब सा केस है. हाँ बिल्कुल ठीक है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास कितना हो गया 60, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरे पास आ गया 45 डिग्री.
सो देखो हमारे पास हमें निकालना क्या क्या था, हमें यही निकालना था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें कैलकुलेट करना था, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना था। सो हमें यहाँ पे ग्रेजिंग एंगल गिवन था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इजीली हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे ये 30 है तो ये 60 होगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। उसके बाद हमें ये एंगल गिवन था 45, और हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना था। तो पता ही है कि टोटल एंगल कितना है, 90, तो ये 45 है, तो ये भी 45 हो गया। सो विद दिस, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास आ गया 60, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास आ गया 45 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई विल टेक few seconds more to take the attendance. So we have Aditya, Ishant, Yes, sir. Simran, and Vansh. Okay students, that's all for today. Thank you, sir. Okay, Yes, bye. sir. Thank you. Okay.